जय हिंद। स्वागत है आपका एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। इसमें हम टोटल 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? ऑप्शन है ए मैग्नापोर्थ ओरिजा, बी राइजोक्टोनिया सोलानी, सी वेंचुरिया इनएक्वालिस, या फिर चल हो गया ना, 4 ऑप्शन तो हो गया। तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अच्छा वही छूट गया था सी वाला, ठीक। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए मैग्नापोर्थ ओरिजा। धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नापोर्थ ओरिजा। नेक्स्ट प्रश्न तब चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चलिए फिर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें। धान की फसल का ब्लास्ट रोग मैग्नापोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। यह धान के पौधों के जमीन से ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है, यानी कि जो जड़ होता है जमीन के नीचे, उसके ऊपर धान का जो भी हिस्सा रहता है उसको यह क्या करता है, प्रभावित करता है। ब्लास्ट रोग के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को यूडोमोनस 0.2% मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। इतना काम का नहीं है, बस यही याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बस इस रो को याद रखिएगा कि मैग्नापोर्थ ओरिजा का संबंध किस फसल से है, तो याद सही आंसर हो जाएगा धान। ऐसे भी प्रश्न को पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए मानव युक्त पनडुब्बी, बी युद्धक जलपोत, सी मत्स्य प्रोत्साहन के लिए सहायता राशि, या फिर डी अंतरिक्ष मिशन। सही आंसर हो जाएगा इसका ही मानव युक्त पनडुब्बी। मत्स्य 6000 जो है इसका संबंध मानव युक्त पनडुब्बी से है। चलिए इसके भी थोड़ा बहुत विश्लेषण को देखते हैं। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6001 मानव युक्त पनडुब्बी को 2024 की शुरुआत में चेन्नई के तट पर बंगाल की खाड़ी में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा, जो गहरे समुद्र में जाकर वहां के स्रोतों और जैव विविधता का अध्ययन करेगा। साथ ही गहरे समुद्र में कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसे धातुओं की खोज करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद मानव युक्त सबमर्सिबल बनाने वाला भारत छठा देश बन गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मानव युक्त पनडुब्बी। बाकी सब तथ्यों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, क्या की थी? ऑप्शन है ए संयुक्त निर्वाचन वर्ग, बी हिंदुओं को अधिकार प्रतिनिधित्व देने के लिए, सी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, या फिर डी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या वर्ग। सही आंसर हो जाएगा इसका डी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, जिसमें इस प्रस्ताव को नहीं माना गया और जिस कारण जो था ये शिमला सम्मेलन जो था ये असफल रहा था, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? ऑप्शन है ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा ए स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। और ये विभाजन हुआ कब था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। अब एक प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया किसने था, ठीक। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? और दूसरा प्रश्न बताइए कि स्वदेशी आंदोलन जो था इसका किसके विरोध में हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन था ये किसके विरोध में किया गया था, ये भी बता दीजिए। दोनों प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में दे दीजिए। चलिए तब तक अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। थोड़ा सी को देख लीजिए। वही जो मैं बताया हूँ वही सब है जो क्वेश्चन पूछा था कि सन 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बंट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 ईस्वी के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। याद रखिएगा रास बिहारी घोष, बोस ना घोष, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा रास बिहारी घोष। प्रश्न का आंसर भी आपको मिल ही गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए नीलगिरी और कार्डेमम पहाड़ी, बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, सी अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी, या फिर डी कार्डेमम पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियाँ।
सही आंसर हो जाएगा इसका बी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य जो है पाल घाट ये स्थित है। बात की जाएगा थाल घाट और भोर घाट, तो याद रखिएगा थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए थोड़ा पाल घाट दर्रा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पाल घाट दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पालक्काड से जोड़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 140 मीटर है और चौड़ाई 24 से 30 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। किस सुंदरी ने 73वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए, मोरे विल्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, बी, श्वेता शारदा जो भारत की हैं, सी, सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ की हैं, या फिर डी, ताहिरा खान जो कि पाकिस्तान की हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ की है। यह 73वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीती है। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन है ए, अक्षय कुमार, बी, अनुराग ठाकुर, सी, शेखर कपूर, या फिर डी, अमिताभ बच्चन। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, शेखर कपूर। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्षता इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल के अध्यक्ष कौन थे? शेखर कपूर थे। और इस फेस्टिवल का आयोजन किया कहाँ गया था? तो गोवा में किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन है ए, स्टीव स्मिथ, बी, केन विलियमसन, सी, विराट कोहली, या फिर डी, बाबर आजम। सही आंसर हो जाएगा, कौन नहीं जानता भाई, सी, विराट कोहली, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल मैच था, उन्होंने उस मैच में इन्होंने अपने शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को वनडे में तोड़ा और 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले एकमात्र बल्लेबाज बन गए। तो सही आंसर हो जाएगा सी। बाकी वर्ल्ड कप से संबंधित जो फैक्ट है उनको याद रखिएगा कि वर्ल्ड कप का जो आयोजन था, यानी कि होस्ट कंट्री कौन था वर्ल्ड कप का, तो वो इंडिया था। ठीक, कौन सा? इंडिया था। बात की जाए कि फाइनल कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। ठीक, अहमदाबाद में, गुजरात मान लीजिए, अहमदाबाद अब लिखने में समझ आएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था। और बात की जाए फाइनल किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था 6 विकेट से। ये 6 विकेट से क्यों जीता था? क्योंकि दरोगा का इस बार का क्वेश्चन है जो 17 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन सही है, और बोला था कि वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता, भारत 6 विकेट से जीता, या न्यूजीलैंड 6 विकेट से जीता, या फिर साउथ अफ्रीका जीता। तो यही एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा कि 6 विकेट से कौन जीता, तो ऑस्ट्रेलिया जीता। बात की जाए सबसे अधिक अगर बात की जाए मोस्ट रन्स की बात की जाए, तो वो कौन बनाए थे? विराट कोहली बनाए थे। ठीक, मोस्ट विकेट की बात की जाए, मोस्ट विकेट यानी सबसे अधिक विकेट किन्होंने लिया, तो मोहम्मद शमी, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से वर्ल्ड कप इतिहास में भी सबसे अधिक विकेट कौन लिए, तो मोहम्मद शमी ही हो गए। ठीक, अब बात की जाए प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? प्लेयर ऑफ द मैच, याद रखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड जो थे ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और लेकिन अगर बात की जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द अगर टूर्नामेंट की बात की जाए, तो इसका अवार्ड जो मिला था वो विराट कोहली को मिला था। इन्होंने लगभग 765 रन शायद बनाए थे और एक विकेट भी लिए थे। ठीक, एक विकेट भी इन्होंने लिया था। और भाई साहब वर्ल्ड कप में जितना इनके बैटिंग की मांग नहीं थी, इससे ज़्यादा इनकी बॉलिंग की मांग थी। जहाँ भी बॉलिंग कराने जाते थे, मतलब जहाँ भी मैच होता था, लोग स्टेडियम में नारा लगाते थे, कोहली को बॉलिंग दो, कोहली को बॉलिंग दो। तो चलिए ये सब फैक्ट थे जो कि संबंधित थे वर्ल्ड कप से। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को समझे होंगे। आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है ए, डायना एडुल्जी, बी, स्मृति मंधाना, सी, अंजुम चोपड़ा, या फिर डी, नीतू डेविस। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, डायना एडुल्जी जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली एकमात्र पहली भारतीय महिला बनी है। इसके पहले जो थे
ये 9वीं नंबर की बनी है, ठीक है, 9th नंबर, ओवरऑल 9th नंबर की पहली महिला बनी है, ठीक। और कहा ओवरऑल किस नंबर की है, तो 9th नंबर की। महिला में कहा जाए तो पहली महिला बनी है भारत की ओर से। और 8वां नंबर की बात की जाए, 8वां नंबर के कौन थे इनसे पहले, तो 8वां नंबर के बने थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है। दोस्तों, हो सकता है आपको कुछ कुत्तों के भौंकने का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, इस ससुरा पता ना काहे पगलाया है सब, ठीक। तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से एक बार ध्यान देते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ, मतलब भारत ने किस देश के साथ किया है। ऑप्शन है ए यूएई, बी फ्रांस, सी श्रीलंका और डी सॉरी गलती बोल दी है, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और श्रीलंका। सही आंसर इसका हो जाएगा डी श्रीलंका, ठीक। तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन श्रीलंका के साथ हुआ है। एक और एक्सरसाइज होता है, याद रखिएगा, स्लिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है, प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा रहेगा। 3 कथन दिया है, कथन यानी कि मतलब 3 क्या बोलते, जो भी समझ लीजिए। एक में दिया है पूरा पाषाण, 2 में दिया है मध्य पाषाण, 3 में दिया है नव पाषाण। क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त में से किस या किन काल में औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते थे। ऑप्शन है ए केवल ए यानी कि पूरा पाषाण में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण में, ऑप्शन सी नव पाषाण में, या फिर डी 1, 2 और 3 तीनों में। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3 यानी कि नव पाषाण काल के जो हाथी, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, 3 थोड़ा होगा, बी न होगा, मध्य पाषाण काल, माफ़ कीजिएगा, जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उनको माइक्रोलिथ कहा गया था, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, और ऐसे भी चाहे 2, ठीक। तो मध्य पाषाण काल यानी कि याद रखिएगा। नेक्स्ट, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए चंद्रशेखर सीमा, बी एडिंगटन सीमा, सी हायल सीमा, या फिर डी फाउलर सीमा। सही आंसर हो जाएगा ए चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि इस सीमा को चंद्रशेखर जी ने खोजा था, वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनको चंद्रशेखर सीमा भी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए आकाशगंगा, बी नक्षत्र, सी एंड्रोमीडा, या फिर डी सौर मंडल। सही आंसर हो जाएगा बी नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नक्षत्र। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, द्विसदनीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस सरकार की विशेषता है। ऑप्शन है ए संसदीय, बी अध्यक्षीय, सी संघीय, या फिर डी एकात्मक। सही आंसर हो जाएगा ए संसदीय। द्विसदनीय व्यवस्था जो है संसदीय सरकार की यह एक विशेषता है। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। ऑप्शन है ए आरबीआई, बी एसबीआई, या फिर डी यूबीआई, या फिर डी पीएनबी। सही आंसर हो जाएगा बी एसबीआई। एसबीआई जो था पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 ईस्वी में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया, 1955 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया क्या जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो आंसर होगा नहीं। आपके मन में होगा कि यस, लेकिन गलत। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या एसबीआई जो है, क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एसबीआई हो गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एसबीआई एक सरकारी बैंक है, तो सरकारी की बात की जाए तो बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत देख लीजिएगा, हो सकता है गलती लिखा जाए, राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, नहीं है। सरकारी तो है, सही बात है। राष्ट्रीयकृत बैंक इसलिए नहीं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक वो कहलाता है जो पहले से प्राइवेट हो और उसका सरकार उसका क्या करे, उसको सरकारी कर दे, उसका राष्ट्रीयकरण कर दे, उसको कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। लेकिन जब सेबी की स्थापना हुई 1955 में, तो ये सरकारी बैंक के ही रूप में स्थापना हुई, तब जबरदस्ती था कि इसको राष्ट्रीयकृत थोड़ी किया जाएगा। इसलिए सही आंसर अगर सरकारी पूछे तो सही है, लेकिन राष्ट्रीयकृत पूछे तो गलत, राष्ट्रीयकृत नहीं होगा।
मेरे आप समझे होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। नाबार्ड गलती लिखा गया है, इन कहाँ से आ गया? ठीक, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखते हैं किस ऑप्शन में है। पहला का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आ गया गलत। नेशनल बोर्ड आ गया गलत। नेशनल एकेडमिक गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के रचयिता कौन है? ये ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, भाई साहब इस पे एक और बात बोलना चाहूँगा, चलिए पहले इसको बता दूं। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज के रचयिता जो है उनका नाम है डार्विन साहब, जो कि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग जो है किसके संतान हैं, तो हम लोग बंदरों के संतान हैं, ऐसा डार्विन साहब ने बताया था। लेकिन अब जो है पता ना किस राज्य का, तो एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन किसी ना किसी राज्य के सरकार ने कहा है कि हम अपने सिलेबस से डार्विन का सिद्धांत समाप्त करेंगे। अर्थात उनका कहना है कि हम जो हैं मनु के संतान हैं, इसलिए हम इस थ्योरी को नहीं मानेंगे कि हम लोग बंदरों के संतान हैं, और ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज इस थ्योरी को ही हम अपने सिलेबस से ख़त्म कर देंगे भाई साहब। तो इस पर कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दिया। कुछ लोग जो थोड़ा उस विचारधारा के थे उन्होंने कहा बिल्कुल सही भाई, हम लोग बंदर के प्रजाति के थोड़े हैं लोग, हम लोग मनु के प्रजाति के हैं लोग, मनु के हम लोग संतान हैं। जो उस विचारधारा के थे, जो वैज्ञानिक विचारधारा के थे, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल गलत है। डार्विन का सिद्धांत पढ़े बिना हम लोग जो है मतलब कि जीव विज्ञान को पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये तो वही बात हो गई जो मतलब कि देखिए, मेरा विचार छोड़िए, मतलब मैं विद्वानों की बात बोल रहा हूँ। विद्वानों ने कहा कि बिना डार्विन के सिद्धांत पढ़े तो जीव विज्ञान बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, फिर कई सरकारों ने ऐसा कहा है कि हम मुगल को क्यों पढ़ते हैं। तो इस पर एक टीचर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हम लोग मुगल को ठीक है नहीं पढ़ेंगे, चलिए मान लेते हैं। आपका कहना है हम महाराणा प्रताप से लड़ें, ठीक, जैसे मान लीजिए हम महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप जो थे ये इंडिया के थे, भारत के थे, अच्छी बात है। दूसरा बात एक और है, पृथ्वीराज चौहान, इनको पढ़ेंगे, भी हिंदू राजा थे, भारत के थे, बहुत ही योग्य थे। पृथ्वीराज चौहान, इनका भी शासन चलता अगर शायद ये संयोगिता से ना फसल रहते, ठीक। तो ये सब महान शासक थे, और कोई महान शासक थे होंगे, बहुत से महान शासक हैं। लेकिन अब उस टीचर ने जवाब दिया कि ठीक है महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए महाराणा प्रताप को लड़ाएंगे किससे? जब हम महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ेंगे तो हम किसको लड़ाएंगे महाराणा प्रताप से? अकबर को। अब अकबर जो पाएंगे तो अकबर का जानना पड़ेगा ना, क्यों? पृथ्वीराज चौहान को किससे लड़ाएंगे? पृथ्वीराज फेमस इसलिए है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। जो आमतौर पर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटे मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता है, वो बस यही जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। वैसे ही महाराणा प्रताप के बारे में वही जानते हैं कि हल्दी घाटी वाला युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं लोग। तो उस टीचर की बात ऐसी थी, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है, बाकी सरकार जाने, आप जानिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्न संख्या 18, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या रक्तता? सही आंसर हो जाएगा, तीनों तो होगा ना, तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी रक्तता। नेक्स्ट, हिमपात होता है जब पानी की बूंदे जमीन पर गिरते ही जम जाती है। बी, वर्षा बूंदे वायु में अपड्रॉट के कारण ऊपर की तरफ जाती है। सी, वायु का उषांक हिमांक से नीचे हो जाता है। या फिर डी, वायु में अधिकतर नमी होती है और संवहन के कारण ऊपर उठती है। सही आंसर होगा इसका सी, वायु का उषांक जो होता है वो हिमांक से नीचे चला जाता है, इसलिए क्या होता है? हिमपात होता है। नेक्स्ट देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन सागर, सी पश्चिमी द्वीप समूह, या फिर डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा सी, चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है चीन सागर है।
सही आंसर इसका हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आप अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा मेरा क्या बोलते हैं जिसको, इंस्टाग्राम का आईडी अविनाश प्रजापति 33, मन करे तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। मन करे तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।